हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है रॉयल स्टडीज़ अड्डा। तो आज हम करेंगे साइंस का 10th क्लास के साइंस का लेसन नंबर 1 जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल, उसका डेली रूटीन में किस किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस को देख सकते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और बैलेंस इक्वेशंस क्या होती हैं, सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन होता है जब कोई भी केमिकल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं न्यू सब्सटेंस को बनाने के लिए, तो उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। उस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जब दो और दो से ज़्यादा केमिकल आपस में इंटरैक्ट करते हैं या फिर आपस में मिक्स होते हैं कोई नई सब्सटेंस बनाने के लिए, तो उसे केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ये रही इसकी डेफिनेशन। और मैं आप लोगों को बोलूँगी कि डेफिनेशन आप बिल्कुल भी चेंज मत कीजिएगा, लेकिन हाँ एग्जांपल्स वगैरह आप दे दीजिए साथ में, ताकि एग्जामिनर को लगता है कि आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं बल्कि आपने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है। तो ये एग्जांपल्स देना ज़रूरी है, लेकिन आप प्लीज़ डेफिनेशन को चेंज मत कीजिए क्योंकि इसके मार्क्स कटते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स डेफिनेशन जो बनी हुई होती है उसके अंदर फुल इन्फॉर्मेशन होती है, जबकि हम अपने आप बनाते हैं तो कोई एक आध चीज़ रह जाती है। तो इसलिए डेफिनेशन आप यही लिखिए जो आपको बुक्स में दी हुई है। इसके अंदर कुछ हमारे एग्जांपल आ जाते हैं। जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, यानी कि दो सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करते हैं नई चीज़ को बनाने के लिए, तो वो हो जाता है केमिकल रिएक्शन। ये बना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू H2O वाटर। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब मैं आपको बता दूं कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता, मतलब उन्हें बैक या फिर मतलब आप वापस से उसी सिचुएशन में नहीं ला सकते जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। किसी भी मेथड से नहीं ला सकते, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो, फिल्ट्रेशन हो, सेंट्रीफ्यूगेशन हो, डिस्टिलेशन हो, एवापोरेशन हो। ये 5 हमने मेथड केमिस्ट्री में पढ़े हैं और इन पांचों से ही हम उन्हें बैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होता है साथ में और क्या क्या होता है। केमिकल रिएक्शन करते समय हमारे रिएक्शंस में कुछ चीज़ें नई होती हैं और कुछ चीज़ें चेंज भी होती हैं। जैसे चेंज इन स्टेट हो जाना। चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर गैस से सॉलिड हो जाना या गैस से लिक्विड हो जाना, मतलब किसी भी स्टेट में चेंज हो सकता है। अगर स्टेट चेंज हो जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उसमें। फिर आता है चेंज इन कलर। कलर में भी चेंज आ सकता है, जैसे रस्टिंग हो जाना आयरन पे, उसमें कलर में चेंज आ जाता है। और तीसरा आता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में मतलब अगर आपने कभी टेस्ट ट्यूब में, लैब में अगर कोई किया है एक्सपेरिमेंट, तो उसमें क्या होता है कि कई बार टेस्ट ट्यूब बहुत गर्म हो जाती है। टेस्ट करते करते टेस्ट ट्यूब काफ़ी गर्म हो जाती है क्योंकि उस रिएक्शन में हमारी हीट निकलती है, हीट प्रोवाइड होती है। और कई बार जब हम टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन करते हैं बहुत सारा धुआं निकलता है, तो उसे बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन ऑफ गैस। चलिए, अब मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स कौन से होते हैं, रिवर्स नहीं किया जा सकता और चेंजेस क्या क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में ये किस तरीके से एक बड़ा सा स्टेप, यानी कि एक बड़ा सा प्लेस कैसे लेता है। केमिकल रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे भोजन का पचना, रेस्पिरेशन, हमारा सांस लेना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लग जाना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, ये सब जो है केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। ठीक है, अब देखते हैं केमिकल रिएक्शंस में दो चीज़ें आती हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो हम केमिकल रिएक्शन करते वक्त जो हम चीज़ें लेते हैं, हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन करते समय हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ें बाहर आती हैं, जो चीज़ें बनती हैं केमिकल रिएक्शन के बाद, उन्हें प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आपकी 1.1 जो आपकी एक्टिविटी है उसमें, मैग्नीशियन रिबन वाला। इसमें लिखा है व्हेन मैग्नीशियन रिबन, जब मैग्नीशियन
रिबन को हम जलाते हैं एयर में यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया ना वो, गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अंदर हमारा मैग्नीशियम रिबन क्या हुआ, मैग्नीशियम रिबन और एयर यानी कि ऑक्सीजन हमारी क्या हुई, रिएक्टेंट्स हुए। ये वो दो चीज़ें हैं जिसका हमें केमिकल रिएक्शन होने से पहले हमें ज़रूरत थी। ये हो गए रिएक्टेंट्स और फिर बन के क्या आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, इन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है उसे हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल। इसके अंदर हम सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारा कार्बन का C, ऑक्सीजन का O2, वो सब होते हैं सिंबल्स। ऑफ सब्सटेंस के सिंबल्स मैंने आपको बता दिया। ऑफ रिएक्टेंट्स जो कि हमारे केमिकल इक्वेशन होने से पहले हमें ज़रूरत होती है। एंड प्रोडक्ट जो कि केमिकल रिएक्शन के बाद हमें उनकी ज़रूरत होती है। विद मेंशन ऑफ फिज़िकल स्टेट्स भी हमें उनके अंदर मेंशन करने पड़ते हैं। सॉलिड को हम लिखेंगे S से, लिक्विड को लिखेंगे L से, G को लिखेंगे गैस से और एक्वस से लिखेंगे AQ। ठीक है, ये 4 होते हैं। फाइन। इसके बाद आता है कि हमने जब मैग्नीशियम रिबन पढ़ा, मैग्नीशियम रिबन के अंदर मैंने आपको बता दिया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स और MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या बना, प्रोडक्ट। ठीक है, इग्नियस सॉल्यूशन क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे आपको पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या क्या होते हैं, लेकिन एक्वस नहीं पता। एक्वस सॉल्यूशन वो होता है, इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इन वाटर, मतलब पानी के अंदर कुछ भी घुल सकता है, जैसे नमक, चीनी, उन सबको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब हमारे 2 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। और गाइस मैं आपको बोलूँगी कि आप प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो सही लगता है या अच्छा लगता है तो आप अपने क्लासमेट्स, आप अपने दोस्तों में भी इसके शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ इसे एंड तक देखना क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, जो कि आपकी NCERT की बुक में नहीं है, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होंगे, तो आप एंड तक देखना प्लीज़। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कि बैलेंस क्या होता है। बैलेंस ये होता है कि जब हमारे रिएक्टेंट और हमारे प्रोडक्ट दोनों में एक जैसे हमारे एलिमेंट्स ना हों। जैसे इसके अंदर Fe यानी कि आयरन हमारा 1 है, जबकि इसके अंदर यानी कि रिएक्टेंट में 1 है लेकिन प्रोडक्ट में 3 है, तो ये अनबैलेंस हो जाता है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे अब। ठीक है, इसके लिए आप प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे टेबल बना लीजिए और यहाँ पे एलिमेंट्स लिख लीजिए कौन से हैं आपका, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर रिएक्टेंट्स में लिखिए, इसमें 1 है रिएक्टेंट में, Fe यानी कि आयरन, H2 है, O1 है, और इसी के साथ प्रोडक्ट में देखते हैं, प्रोडक्ट में Fe3 है, O4 है और H2 है। अब इसे हमें सेम करना है, सेम यानी कि इक्वल करना है। अब कैसे करेंगे इसे, अब देखिए FeH2O, ये ऐसे हम अलग अलग से ब्रैकेट में लिख देंगे। पता है क्यों? हम इसे ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है। हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, जो भी कर सकते हैं इसके बाहर ही कर सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी होगा इस ब्रैकेट से बाहर हम लोग कर सकते हैं, अंदर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन्हें अलग अलग ब्रैकेट में डाल दिया जाता है। फिर एक एक चीज़ को पकड़ेंगे। आयरन हमारी 3 ही करने हैं हमने, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, Fe को मल्टीप्लाई बाय 3। फिर उसके बाद हमारा जो आयरन है वो हो गया, यानी कि रिएक्टेंट में इनटू में 3 करना था, तो हमारा ये Fe पूरा हो चुका है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे दोनों तरफ 2-2 हैं, तो इन्हें अभी रहने देते हैं। दोनों तरफ 2-2 हैं, इन्हें अभी रहने देते हैं। फिर आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट्स में 1 है और
प्रोडक्ट में हमारा 4, यानी कि रिएक्टेंट में हमें कितने चाहिए, 4 चाहिए। रिएक्टेंट में हमें 4 चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे इनटू में 4 कर देंगे। अब देखो यहाँ पे इनटू में 4, यानी कि इसका भी 4 इनटू में हो गया, इसका भी 4 इनटू में हो गया। इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन के कितने हुए, 2 4 सा 8। अब 2 4 सा 8 ये हो गए, यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। और हमारे पास है कितने, 2, तो इसको भी हम 4 मल्टीप्लाई में लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, फाइनल क्या निकल कर आया, 3Fe, जो कि सॉलिड है। ये भी लिखना है आपको, जो कि सॉलिड है। फिर उसके बाद 4H2O, यानी कि H के हुए हमारे 8 और O हमारे कितने हुए, 2। ये देखिए, सॉरी O हुआ हमारा 4, ये आगे वाला किया था ना हमने मल्टीप्लाई, ये रहा O का 4 सॉलिड में प्लस 8H गैस। इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान से सीख लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आता ही है। बैलेंस करने के लिए इक्वेशंस काफ़ी सारी दे देते हैं आपको, तो ये आपको आना चाहिए। अब देखिए, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन वाला हमने पढ़ा था, जो मैग्नीशियम रिबन वाला था हमारा, वही है ये। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू MgO। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारा Mg जो है, तो इसके अंदर हमने पढ़ा था कि Mg हमारा 1 है, ऑक्सीजन के हमारे 2 है, जबकि हमारे प्रोडक्ट में Mg और O दोनों के 1 1 हैं। तो हम इसे अब बैलेंस करेंगे जैसे हमने अभी किया था। तो पहले हम ये टेबल बना लेंगे। Mg के हमारे रिएक्टेंट्स में 1, ऑक्सीजन में 2 हैं। प्रोडक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ऑक्सीजन के 2 बनाएंगे, ऑक्सीजन के 2 बनाएंगे तो Mg के अपने आप 2 हो जाएंगे, ऐसे होगा। अगर Mg के अपने आप 2 हो गए तो यानी कि हमें रिएक्टेंट में भी 2 करने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे, इसके हम N2 में 2 लगाएंगे ताकि हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद हमने देखा कि Mg हमारा प्रोडक्ट में 2 और रिएक्टेंट में 1 रह गया, तो रिएक्टेंट में भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे कि 2Mg सॉलिड है प्लस ऑक्सीजन हमारी गैस, और ये प्रोडक्ट ये बना 2MgO, ये पूरा हमारा सॉलिड होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं इक्वेशन को। ये बनता है क्वेश्चन कि हम बैलेंस क्यों करते हैं, और ये कई बार एग्जाम में आ भी जाता है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ मास का, इसके अंदर देखते हैं क्या है। इसके अंदर लिखा है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब हम किसी भी केमिकल को लेकर अगर रिएक्शन करते हैं तो ना तो उसके अंदर कोई भी मैटर जनरेट होता है, मतलब क्रिएट होता है, और ना ही उसके अंदर जितने भी मैटर्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये दोनों चीज़ें कभी भी नहीं होती। इसका मतलब हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम होता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी नंबर होंगे एलिमेंट्स, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। दोनों साइड क्या होंगे, सेम होंगे। ये 2 है हमारे रीज़न जो कि हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो मैं आपको बता दूं 5 तरीके के होते हैं। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर हमें 2 चीज़ों को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाना है, जो कि हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। जैसे A + B क्या बना, AB। ठीक है, एग्जाम्पल आता है बर्निंग ऑफ कोल। कोयले का हम जलाते हैं, जब कोयले को जलाते हैं तो इसके अंदर निकलेगा कार्बन जो कि होगा सॉलिड, प्लस ऑक्सीजन जो कि है गैस, क्या बनेगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस होती है। उसके बाद आएगा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना, हाइड्रोजन जो कि एक गैस है प्लस O2 ऑक्सीजन जो कि एक गैस है। इन दोनों का रिएक्ट आपस में होता है तो क्या बनता है, H2O लिक्विड बनता है, पानी। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं। दूसरा आता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है उसे
एक होता है उसको दो में डिवाइड हो जाता है वो बाद में, एक होता है दो में डिवाइड हो जाता है बाद में। और इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, मतलब तीन तरीक़ों से ये डिवाइड होता है। पहला आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन वो होता है जब ये रिएक्शन हो रहा होता है, इसके साथ हीट निकलती है बहुत सारी, ठीक है, उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि जब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, जब दो चीज़ें आपस में स्प्लिट हो रही होती हैं, उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। आप इसके नाम से याद रख सकते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। एंड द लास्ट इज फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन में सनलाइट प्रोड्यूस होती है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में ही किया जाता है, ठीक है। ये तीनों होते हैं और ये तीनों की तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। अब इनके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए थर्मल में कैसे होगा, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है। अगर इसे हीट किया जाए तो हमारा CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड हमारा अलग हो जाता है, प्लस CO2 यानी कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ये अलग हो जाता है। हीट से एक चीज़ दो में बट गई, ठीक है, इसे बोला जाएगा थर्मल, जो कि हीट से होता है। दूसरा आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसके अंदर हमारा H2O यानी कि जो पानी है लिक्विड हमारा, जब इसे इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट दिया जाता है तब हमारा हाइड्रोजन अलग गैस प्लस ऑक्सीजन अलग हमारा गैस, ये दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक। थर्ड फोटोलाइसिस, इसके अंदर जब AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, इसको जब हम सनलाइट में रखते हैं तो इसका सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है, ठीक है। ये रहे तीन चीज़ें जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन पार्ट्स हैं, ये हो गए। इसके अंदर देखिए क्या लिखा है, एबव रिएक्शन यानी कि ये वाला यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये जो है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये वाला डिकम्पोजिशन हमारे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ किया जाता है। और ये बात ध्यान रखने वाली है, नोट करने वाली है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, और ये पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये थर्ड है हमारा, दो हमारे हो चुके, थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एक जो हमारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपनी जगह छोड़ देता है किसी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के लिए, ठीक है, या फिर डिस्प्लेस कर दिया जाता है बड़े ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो हम अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अगर आयरन रिएक्ट करते हैं हम कॉपर सल्फेट से, तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है आयरन से। तो क्या होगा, आयरन सल्फेट और कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि कॉपर को ये अलग कर देगा, तो ये लेस रिएक्टिव है, ये अलग हो गया। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस कर दिया उसने लेस रिएक्टिव को, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड हो गया। इसका इस तरीके से भी आपके बुक में दिया हुआ है, यानी कि ये दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, तो एक के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का है, ये भी आ जाता है कि कौन से कलर का होता है, तो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और फिर उसके बाद इसके अंदर एक नेल डाला जाता है जो कि एक शाइनी नेल होता है, जो चमकने वाला एक नेल को बोलते हैं कील। उसे जब डाला जाता है तो थोड़े टाइम बाद जब उसे निकाल दिया जाता है उस नेल को, तो वो जो आयरन नेल होता है टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट से जब उसे बाहर निकालते हैं तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है, कॉपर कलर का हो जाता है वो नेल। और जो हमारा जो टेस्ट ट्यूब का कलर होता है वो ग्रीन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर से जो हमारा कॉपर होता है वो अलग हो जाता है। हाँ जी, हमारा कॉपर सिर्फ इसके अंदर कॉपर ही बचता है, उसके अंदर सल्फ़र बचता नहीं, क्योंकि जो सल्फ़र होता है वो तो हमारा आयरन पे चढ़ जाता है। अभी ये हमने यही किया ना कि आयरन के साथ सल्फ़र जाएगा और कॉपर हमारा अलग हो जाएगा, कॉपर सॉल्यूशन हमारा ग्रीन हो जाएगा। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इस वाली एक्टिविटी के दौरान हमारे जो सॉल्यूशन है उसका कलर ग्रीन क्यों हो जाता है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारा सल्फ़र जो होता है वो रिएक्ट होने के बाद, आयरन से रिएक्ट होने के बाद आयरन के ऊपर कलर चढ़ा देता है और
कॉपर जो सॉल्यूशन होता है वो ग्रीन रह जाता है, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ आता है इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो चीज़ों को आपस में एक्सचेंज कर देता है ये। अब देखते हैं कैसे करता है ये। जैसे इसके अंदर लिखा है सोडियम सल्फेट, ये पूरा एक है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इन दोनों को आपस में करेंगे तो क्या होगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या हो गया, बेरियम को सल्फेट के साथ कर दिया और सोडियम को क्लोराइड के साथ, आपस में ये दोनों के दोनों एक्सचेंज हो गए, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई ना, इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ दी हुई है कि प्रेसिपिटेट किसे को बोलते हैं, आपकी बुक में है ये प्रेसिपिटेट, काफ़ी हाईलाइट करके पूछा हुआ है ये, और ये जो है एग्ज़ाम में भी कई बार आ जाता है। इट इज़ एन इनसॉल्यूबल सॉलिड दैट इमर्ज फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। जब किसी लिक्विड सॉल्यूशन से कोई सॉलिड इनसॉल्यूबल निकाला जाता है, मतलब जो पानी में घुल जाता है, जब वो चीज़ें लिक्विड से निकाली जाती हैं, ऐसी चीज़ें जो कि पानी में घुल जाती हैं, उन्हें बोला जाता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसके अंदर हमारी ऑक्सीजन की एडिशन और हाइड्रोजन का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, हाइड्रोजन का सब्ट्रैक्शन हो जाता है और ऑक्सीजन का हमारा एडिशन हो जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। और फिर होता है दूसरा रिडक्शन। रिडक्शन इससे बिल्कुल वाइस वर्सा, यानी कि बिल्कुल उल्टा होता है। जब इसके अंदर हाइड्रोजन की एडिशन और ऑक्सीजन की सब्ट्रैक्शन हो जाए तो उसे रिडक्शन बोलेंगे। अब देखिए जैसे ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, 2Cu प्लस ऑक्सीजन, इसके अंदर हम ऑक्सीजन मिला रहे हैं, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा ऑक्सीडेशन। क्या आएगा, ऑक्सीडेशन। अब ये देखिए दूसरी चीज़, इसके अंदर CuO प्लस हाइड्रोजन, इसके अंदर दो चीज़ें मिलाई जा रही है, जिसके अंदर हमारा Cu अलग और H2O अलग हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि H2O का एडिशन भी हो रहा है, और सॉरी ये हमारा ऑक्सीजन का यहाँ से रिडक्शन भी हो रहा है और H2O का एडिशन भी हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये भी कई बार आ जाता है, तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, तो आप प्लीज़ छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हुए चलिए। अब हमारा नेक्स्ट आता है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। जो ऑक्सीडेशन है हम उसे डेली लाइफ में हमारे में कैसे काम आता है। यह आता है कोरोजन, यह आता है पहला हमारा कोरोजन। जब मेटल इज़ एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, जब कोई भी एक सब्सटेंस मॉइस्चर के रिएक्ट में, एयर के रिएक्ट में, वाटर के रिएक्ट में, एसिड या फिर किसी भी ऐसी चीज़ के रिएक्शन में आता है, तो उस पर क्या होता है, एक अलग सी परत जम जाती है, ठीक है। उससे मेटल की जो पावर होती है, मेटल की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, उसे बोलते हैं कोरोड। एग्जाम